मेरे हिसाब से इंडियन मीडिया ने अभी इसको इतना कवर करना स्टार्ट किया नहीं है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। नहीं नहीं भाई, कोई तो है, एकदम जीरो भी नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट कोई तो है इंडिया में जो कि सारे लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करके इंडियंस तक ना सिर्फ आर्टिकल्स बल्कि वीडियोस और लोगों के जेन्युइन रिएक्शन वो इंडियंस तक पहुंचाता है। तो आज का वीडियो ये ऐसा ही एक वीडियो है, जस्ट 4 दिन पहले आया है वीडियो, और वीडियो का टाइटल है कि इंडिया इज इक्विपिंग ग्रीस विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। और टारगेट कौन है? टारगेट कौन है इसको लेके कोई दोहरा ही नहीं, द वन एंड ओनली टारगेट विल बी टर्की। हालांकि ये बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रीस और साइप्रस काइंड ऑफ आप सोच भी नहीं सकते कि कितने दिनों से वो लोग अधूरी आस लेके बैठे हैं कि टर्की की मारना है, बट इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। मतलब लिटरली वो लोग गुहार लगा रहे हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो पब्लिश किया था 2-3 साल पहले, लेकिन 2-3 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही स्लो हुआ है। टर्की ने कुछ किया, आज टर्की ने सप्लाई किया, तब जाके इंडिया रिएक्ट कर रहा है। और तब भी उस वीडियो में बोला था कि इंडिया का हमेशा रिएक्टिव पॉलिसी होता है, बहुत स्लो पॉलिसी होता है। हालांकि बहुत सालों बाद अब जाके इंडिया का पॉलिसी थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है, और इसका क्रेडिट मैं सिर्फ बीजेपी सरकार को नहीं, भारतीय जनता को, इंडियन लोगों को भी देना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन लोग आज बहुत अवेयर है। कोई भी पॉलिसीज़ हो वहाँ पे इंडियन लोग अपना स्टांस जो है, अपनी ओपिनियन रखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ही दिन पहले जब पाकिस्तानी चैनल को अनबैन किया गया था, हालांकि बोल रहे लोग कि वो टेक्निकल ग्लिच था, बट मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से इंडियन लोगों ने बैकलैश क्रिएट किया तो दोबारा पाकिस्तानी चैनल को रीबैन करना ही पड़ा। और हमेशा मैं कहता हूँ कि देश ना तो कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, ये देश इंडियंस की है, और हमें एग्रेसिव पॉलिसी लेने के लिए सरकार को बाध्य करना पड़ेगा, उनको फोर्स करना पड़ेगा। हो सकता है तभी जाके इंडिया की जो ये डिफेंसिव पॉलिसी है वो थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी में बदले। बट एनीवे, चलिए आज का वीडियो का मज़ा लेते हैं, उनके पैनिक रिएक्शन, उनके डर का जो है एक नज़ारा देखते हैं, और पॉपकॉर्न लेके उसको एंजॉय करते हैं। और साथ ही कमेंट सेक्शन में जो है बहुत लोगों को धोया है मैंने, और जिनको नहीं धोया वो आप उनको क्या रिप्लाई करना चाहिए था वो आप लिख दीजिए, वो रिप्लाई जो है मैं आगे जाके उनको कर दूंगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Değerli arkadaşlar, hep anlatıyorum. Her şey 2020 डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं सब कुछ उन 44 दिनों में हुआ था, अक्टूबर और नवंबर 2020 के बीच। esasında gelişen bir zaferdi. Ve bu zafer çerçevesinde Azerbaycan असल में यह एक डेवलपिंग विक्ट्री थी, और इस जीत के दौरान अजरबैजान ने कराबाख के वो इलाके जो 32 साल से अर्मेनिया के कब्जे में थे वापस ले लिए। ama bunun dışında bu gerçek लेकिन इस असली जीत के अलावा भी कुछ और हो रहा था, अ बिग पैनिक। bir büyük panik. Büyük panik. Neydi o? वो पैनिक क्या थी? Yunan, Rum, İsrail ये पैनिक ग्रीक साइप्रियट्स और इजरायली साइप्रियट्स के बीच थी, क्योंकि 2017 से उन्होंने हमारे खिलाफ घेराबंदी करने के लिए एक अलायंस बना लिया था। ittifak oluşturmuş. इस घटना में वे एक टर्किश अलायंस से डर गए थे। Evlatlarının büyük zaferi. भले ही तुर्की ने इसमें एक्टिवली हिस्सा लिया था, लेकिन हमारी थोड़ी सी मदद ने भी अजरबैजान के बहादुर सपूतों को बड़ी जीत दिलाने में मदद की, क्योंकि यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें तुर्की ने खुलकर हिस्सा लिया, और जब तुर्की ने पक्ष लिया तो पाकिस्तान ने भी स्वाभाविक रूप से उसका साथ दिया। Nasıl ki biz बाद में हम तीनों एकजुट हो गए, और जब अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय की इमारत पर पाकिस्तानी और तुर्की झंडे लहराए गए, उसी दिन एक अलग भारत देखने को मिला। Türkiye मैं यह नहीं कह रहा कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक पावरफुल अलायंस है, लेकिन जब उनकी सेनाएं एक सीक्वेंस में आने लगती है, और खासकर जब पाकिस्तान अपनी परमाणु पहचान के साथ सामने आता है, तो ये तीनों मिलकर कॉकस, कैस्पियन सागर और मध्य एशिया के जरिए पूरे एशिया की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और दिशा तय कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। Bilirler demiyorum. Bakın, ben sizlerle hiçbir zaman hamaset konuşmuyorum. Hindistan भारत ने खड़ा होकर जिम्मेदारी उठाई। उसने कहा, वाह, इन लोगों ने तो अर्मेनियाई लोगों को हरा दिया। kadar ezdi. Bu dedi Pakistan'la Türkiye'nin yatıcı फिर उसने सोचा पाकिस्तान और तुर्की को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो भारत भी आगे आया। bir stratejik işbirliği anlaşması. सबसे पहले वह अर्मेनिया गया और एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया।
फिर तुरंत अर्मेनियाई सेना को एयर डिफेंस सिस्टम और तोपों की बैटरी दान करके मदद की और यहीं वह नहीं रुका। Durmadı. 2021 itibariyle 2021 तक ग्रीस ने दक्षिण साइप्रस के ग्रीक साइप्रियट प्रशासन से मुलाकात की। buluştular. Bu arada Amerikan Kongresi'ndeki Rum, Yunan, Ermeni ve Hint इसी दौरान अमेरिकी कांग्रेस में ग्रीक साइप्रियट, अर्मेनियाई और भारतीय लॉबी ने अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ एक अलायंस पर साइन किया। यहीं से सारी घटनाएं शुरू हुईं। ve bir bak इसके बाद हमने देखा कि भारतीय नौसेना ग्रीस के समर्थन में आ गई। हमने पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन सागर के निचले हिस्से में ग्रीस और भारत की नौसेनाओं का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हुए देखा। ortak tatbikatı. İşin içine İsrail tabii ki girdi. बिल्कुल, इजराइल भी इसमें शामिल हो गया। इजराइल भारत का नंबर 1 साथी है। इन दोनों का सबसे बड़ा मेल इस्लाम से नफरत को लेकर है। वे इस्लाम के खिलाफ अपनी दुश्मनी पर एकमत हैं। İslam düşmanlığında anlaşıyorlar. Bu arada Türkiye'yi de özel olarak इसी बीच वे तुर्की को अलग थलग करने के लिए खास समझौते कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत के फांसीवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक हिंदू फांसीवादी हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। Narendra Modi başbakanları biliyorsunuz Hindu faşisti. O kalktı geldi Kıbrıs'ta वो उठा और आ गया। साइप्रस में हरे बॉर्डर से, यानी उस ग्रीन लाइन से जो तुर्की और ग्रीक साइप्रियट क्षेत्रों को अलग करती है, उसने तुर्की की ओर देखा। ayıran yeşil hattan böyle उसने वहां हमारा शानदार झंडा देखा। उसके पास ही उत्तरी साइप्रस के टर्किश रिपब्लिक का झंडा भी था। यानी उसने समझ लिया कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं जितनी दूर से लगती हैं, gözüktüğü kadar kolay olmadığını और जो झंडा वहां लहराया गया है वो इतनी आसानी से नीचे नहीं उतरेगा। bilmeyeceğini anladı. Şimdi ne yapıyor? Şimdi अब वो क्या कर रहा है? Yunan अब वो ग्रीस को एक ऐसा प्रस्ताव दे रहा है जो तुर्की के लिए जहर साबित हो सकता है। öneri götürüyor. Greek City Times haberinde Yunan ग्रेक्सिटी टाइम्स की खबर के अनुसार ग्रीक मीडिया ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLM को एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल कहा है। saldırı seyir füzesi. Ben buna kısaca seyir füzesi diyeyim bundan sonra. मैं अब इसे सिर्फ क्रूज मिसाइल ही कहूंगा। यह मिसाइल उन्होंने पहले रूस के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन अब इसे वो खुद बना रहे हैं। जब आप इसे जमीन से चलाते हैं तो यह 1000 किलोमीटर दूर के किसी लक्ष्य को बेहद सटीकता से मार सकती है, और अगर इसे समुद्र के 1500 किलोमीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म से दागा जाए तो भी यह बहुत ताकतवर असर करती है। इसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। इसे अब ग्रीस को देने की ऑफर की गई है। Hedefi şaşmaz bir şekilde vurabiliyorsunuz. Böyle de güçlü bir füze. Yunanistan'a bunu önermişler. Geçenlerde Hindistan Hava हाल ही में भारतीय वायुसेना के चीफ एथेंस में थे। şeydeydi. उन्होंने वहां एस और ग्रीक अधिकारियों से मुलाकात की। Yunan इसके बाद उन्होंने रफाल विमानों के सिमुलेशन पर काफी काम किया, misyonları üzerinde çok çalıştılar. Çünkü biliyorsunuz क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने भारत के रफाल विमानों का मुकाबला करने के लिए उन्हें चीन के विमानों से पछाड़ दिया है, और ऊपर से उन विमानों को मार गिराया भी गया। şimdi tabii Türkiye'ye ve Pakistan अब तुर्की और पाकिस्तान के मुकाबले फ्रांसीसी विमान रफाल पसंद करने वाले ग्रीस और भारत इस इवेंट से बहुत परेशान हैं। तो सवाल यह है, क्या ये रफाल विमान तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों के सामने कुछ भी कर सकते हैं? sularına da mı bir şey yapamazlar? पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने एक बहुत अच्छी बात कही, वेल डन। उन्होंने कहा कि उनमें भी एक तुर्की दिमाग है। उन्होंने कहा रफाल एक बहुत अच्छा विमान है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उड़ाने वाला पायलट कितना स्किल्ड है। अगर कोई कमजोर या अनक्वालिफाइड पायलट उसे उड़ाए तो उसमें विमान की कोई गलती नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। अब वे लोग अपने रफाल जैसे विमानों के साथ सिमुलेशन कर रहे हैं, और अब उन्होंने एक नया सुझाव दिया है। News AD एक डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम न्यूज AIDN है। ये एक पब्लिशर है। उन्होंने भी कहा कि वे इस वेपन सिस्टम को तुर्की के खिलाफ एक बड़ा डर पैदा करने वाला वेपन मानते हैं, और भारत के लिए तुर्की को सबक सिखाने का एक तरीका, क्योंकि भारतीयों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ हाल ही में जो 5 दिन की हवाई लड़ाई हुई थी, उसमें तुर्की के सभी उपकरण, मिसाइल, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वगैरह ने उनकी हालत खराब कर दी थी। unsurlarının ve işte füzeydi. इसी वजह से वे अब तुर्की के खिलाफ इतना जमकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात चल रही है। कुछ और ग्रीक सोर्सेज के अनुसार अब ब्रह्मोस मिसाइलों की बात हो रही है। ये मिसाइलें पहले बताए गए क्रूज मिसाइलों से छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली हैं। अगर इन्हें जमीन से छोड़ा जाए तो ये 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और समुद्र से छोड़े जाने पर 550 किलोमीटर तक। तुर्की और ग्रीस के बीच यह दूरी बहुत मायने रखती है। मतलब अगर कोई ग्रीक जहाज पर यह मिसाइल लगाई
जाती है तो वो इजमिर जैसे शहर को भी आराम से निशाना बना सकती है, और इससे हमें मजबूरी में एक और बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत खर्चा होगा, बहुत तकनीक लगेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर किरियाकोस मित्सोताकिस, ग्रीस के प्रधानमंत्री, इन योजनाओं को समझदारी से अपनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर चुनौती बन सकती है, क्योंकि वे ब्रह्मोस मिसाइलों को एशियन द्वीपों पर तैनात करने की योजना बना रहे हैं। İzmir'e vurabilir. O kadar rahat yani. Ve tabii ग्रीस ने आंखें बनाकर रखी है कि 300 किलोमीटर वाला जो वेरिएंट है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो ये यूज करेंगे अगेंस्ट टर्की। yapmaya. Bir de bir sürü masraf, bir sürü teknoloji, bir sürü şey. फिर ये आगे कहते हैं कि रिसेंटली इंडियन मीडिया ने एक एनिमेशन भी पब्लिश कर दिया है जहां पे टर्किश शिप्स को टारगेट किया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल से। बिल्कुल कुछ शॉट्स सामने आई थी जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल्स इवेंचुअली जो ग्रीस को मिलेंगे वो यूज कर रहे हैं। टर्की के अगेंस्ट ये दिखाया गया था, Ve bu çok yeni bir तो उसको लेके भी यहाँ पे काफी पैनिकिंग सा मचा हुआ है, और ओवरऑल अगेन अभी डील हुई भी नहीं है। İsrail'in de fışfışlamasıyla bana göre हम एक नई जियोपॉलिटिकल स्थिति का सामना कर रहे हैं। जितना मैं समझ पाया हूं, भारत अब इजराइल के समर्थन के साथ ग्रीस के जरिए तुर्की को सीधा चुनौती देने की तैयारी में है। स्थिति यही है, सबको जानकारी होनी चाहिए। गुड बाय। hoşça kalın. कमेंट्स में अब्दुर्रहमान इरेक ने लिखा है, जब बात तुर्की की आती है तो सब कुछ जैसे फ्री हो जाता है। यहां तक कि जो लोग आपस में दुश्मन हैं वो भी तुर्की के खिलाफ एक हो जाते हैं। ऐसे में तुर्की को और भी ज्यादा डर पैदा करने वाला देश बनना होगा, और साथ ही हमें रिलीजन को सही तरीके से समझाना होगा। यही चीज भारत और बाकी देशों को होश में लाएगी। उसके बाद हर्ष चतुर्वेदी ने लिखा है, भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, सियाचिन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने सरेंडर किया और 5 बार भारत से हारा। अब पाकिस्तान बिखरने की कगार पर है। भारत बार बार पाकिस्तान को बुली करता रहता है। इसके जवाब में मैंने लिखा है, जो देश खुद आतंक फैलाता है और दूसरे देशों में आम लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसे बुली नहीं बल्कि खत्म कर देना चाहिए। एक बात वाकई सही कही है कि पाकिस्तान भारत से अब तक 5 बार जंग हार चुका है, और एक बार तो इंडियन आर्मी ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों से पैंट उतारकर आत्मसमर्पण करवाया था। पिछली बार पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंटा था, इस बार वह पहले से 2 गुना ज्यादा टुकड़ों में बंटेगा। चाहे भारत इसमें कुछ करे या ना करे, ये बंटवारा होकर ही रहेगा। उसके बाद कैलेंडर बाइबर ने लिखा है, पाकिस्तान की मिसाइलें तुर्की में तैनात की जानी चाहिए और पाकिस्तान के साथ मिलकर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें विकसित करनी चाहिए। ऐसी मिसाइलें बनानी चाहिए जो नई दिल्ली तक पहुंच सकें। इन्हें हक्कारी में लगाना चाहिए क्योंकि वह भारत के सबसे करीब है। उसके बाद कर्टल कार्टल ने लिखा है, अगर ग्रीस जो नाटो का हिस्सा है भारत में बनी रूसी मिसाइलें खरीद सकता है, तो तुर्की भी किसी से भी किसी भी तरीके से सब कुछ खरीद सकता है, और अभी भी ऐसा कर सकता है। अब देखते हैं यूरोप और अमेरिका इस पर क्या कहते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि भारत भी अब डिवीजन की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद MCD 3549 ने लिखा है कि ये मिसाइलें अनातोलिया के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद मिलिट्री फैसिलिटीज, एयरपोर्ट्स और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए बहुत खतरनाक हैं। उसके बाद SLMDGN ने लिखा है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम कहाँ है? 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों की बिक्री पर जो रोक थी वह कहाँ गई? भारत इन्हें ग्रीस को कैसे बेच सकता है? क्या ये नियम सिर्फ हमारे देश के लिए बनाए गए थे? ये कंट्रोल रेजीम अभी भी लागू है और भारत 299 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल किसी को नहीं बेच सकता, कम से कम समझौतों के हिसाब से तो नहीं। उसके बाद डेनिस देमिर ने लिखा है कि टर्किश एम्पायर ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर 400 साल तक राज किया था। भारत में मौजूद 30 करोड़ मुस्लिम और पाकिस्तान के 25 करोड़ मुस्लिम उसी दौर की देन है। आज भी भारत में लगभग 1.1 करोड़ तुर्क रहते हैं जो उस एम्पायर की मिलिट्री और रूलिंग क्लास का हिस्सा है। मैंने कभी उनमें से किसी एक का कमेंट देखा था एक वीडियो के नीचे, उसने शॉर्ट में लिखा था, हमें मत भूलना। उसके बाद उजुन ट्रैवल ने लिखा है, पाकिस्तान को तुर्की को परमाणु हथियार बनाना सिखाना चाहिए और KAN को बाकी सारी मिसाइलें और हथियार मिलकर बनाने देना चाहिए। इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पाकिस्तान का किसी को परमाणु हथियार बनाने और सिखाने की बात करना मजाक से कम नहीं है। सच तो यह है कि पाकिस्तान ने खुद परमाणु तकनीक भी भीख और चोरी से पाई है, चीन की मदद से और अब्दुल कदीर खान के नेटवर्क के जरिए चोरी की गई तकनीक से। ना तो उसके पास असली साइंटिफिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, ना खुद पर टिके रहने की क्षमता। हथियार तो छोड़िए, पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था भी दूसरों से उधार लेकर चला रहा है। कभी IMF, कभी चीन, कभी सऊदी, और कान जैसे प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना तो दूर, वो खुद एक बेसिक मोटरसाइकिल के इंजन तक बिना मदद के नहीं बना सकता।
इसलिए दूसरों को सिखाने से पहले पाकिस्तान को खुद सीखने की जरूरत है, वो भी अगर कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए तो। उसके बाद MSPX लोलेक्स ने लिखा है कि हम भी पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं। भारत को एक तमाचा पड़ा और वो चुप बैठ गया। क्या हमारे लोग इस बात का सही अर्थ निकाल पाएंगे कि भारत रूस की जॉइंटली प्रोड्यूस्ड मिसाइल्स अब एक नाटो देश में जा रही हैं? उसके बाद अटाका नील्डिस ने लिखा है, इन्होंने ये रॉकेट पाकिस्तान वॉर में क्यों नहीं इस्तेमाल किए। उसके बाद नदीर नूरियोके ने लिखा है कि जब भारत हम पर पाबंदियां लगा रहा है तो हम भारत के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद इल्कर ओजर ने लिखा है, मिस्टर अर्दन, अमेरिका सालों से मदद करता आ रहा है। जब तक हालात पूरी तरह बिगड़ न जाए वह नहीं रुकेगा। अगर सीरिया, इराक और ईरान इसमें शामिल न हुए होते तो न तो इजराइल और अमेरिका का अंत शुरू होता और न ही तुर्की का इनेविटेबल राइज होता। उसके बाद अहमद मिथात तुरुंच ने लिखा है कि भारत खुद और उसकी सेना भी बंटी हुई है, उसमें मौजूद 30 करोड़ मुस्लिमों को सेना में स्वीकार ही नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि हालात को समझने के लिए यह बात जरूरी है। उसके बाद बैरामक पिनर ने लिखा है कि हमने भारत के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि उसे इतनी तकलीफ हो रही है। जरूर उस थोड़े समय में कुछ बहुत अजीब घटा होगा। इसके रिप्लाई में लिखा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान का साथ देना, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के समय उन्हें न सिर्फ सुसाइड ड्रोन उपलब्ध कराना बल्कि अपने ट्रेंड ऑपरेटर भी भेजना ताकि वे उन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकें जिसकी वजह से कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। बार बार भारत के खिलाफ खड़ा होना और पाकिस्तान जैसे देश से संबंध बनाए रखना ही तुर्की की सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद हल्दुनोज जुदोग्लू ने लिखा है, भले ही भारतीय पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर दिखते हों, लेकिन यह मत भूलिए कि वे गणित में बहुत प्रतिभाशाली हैं और अमेरिका व इंग्लैंड में बहुत अच्छे इंजीनियर काम कर रहे हैं। इसके उलट हम रिलीजियस एजुकेशन पर ही ध्यान दे रहे हैं और गणित में बहुत ही इग्नोरेंट यूथ तैयार कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालयों की सरकार को बस इतनी ही परवाह है कि उनकी जमीनें टोकी को कैसे ट्रांसफर की जाए। हमारे अच्छे इंजीनियर तो वेस्ट की ओर भाग रहे हैं। इसके रिप्लाई में लिखा है, पता नहीं इसने क्या सस्ते नशे करके ये लिखा कि भारतीय पाकिस्तानियों से कमजोर दिखते हैं। पता है सभी को कि तुर्की में सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं महंगाई की वजह से, लेकिन सस्ते नशे करना अच्छी बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह फर्क है कि भारत ने शिक्षा, टेक्नोलॉजी और विज्ञान को प्राथमिकता दी, इसलिए आज भारतीय इंजीनियर नासा से लेकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तक में लीडर बन चुके हैं। भारत ने आईटी, स्पेस, डिफेंस और हेल्थ सेक्टर में जो उपलब्धियां पाई हैं वो किसी रिलीजियस जिहाद या भाषण से नहीं बल्कि मेहनत और विज्ञान पर आधारित शिक्षा से आई है। दुनिया भारत को आज एक राइजिंग सुपर पावर के रूप में देख रही है क्योंकि उसने भविष्य की तैयारी सही दिशा में की, जबकि कुछ देश आज भी पुराने सोच और कट्टरवाद में उलझे हुए हैं। यही अंतर है और यही सच्चाई भी। उसके बाद इविल सूल ने लिखा है कि भाई अर्दन, जो मिसाइलें भारत में बनी हैं उन्हें मार गिराना इतना मुश्किल नहीं है जितना बताया जा रहा है। उसके बाद लोनली वुल्फ ने लिखा है कि आखिर में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों का एक्सपोर्ट प्रतिबंधित है। क्या भारत भी इस समझौते का हिस्सा नहीं है?